और यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि इग्नू के लिए मास्टर ऑफ हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री के लिए इसमें हमने डिस्कस किया था। हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे MHI 01 का। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके पहले हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि मानव का विकास कैसे हुआ है, फिर उनके काल क्या क्या हैं, मतलब किस किस कालक्रम में पाए गए हैं, फिर उनके औजार क्या क्या थे वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है, जो नए हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे निवास स्थान और जीवन शैली। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं कि जो शिकारी संग्रहकर्ता लोगों की जीवन शैली, रहन सहन, जीवन यापन के साधन, मृतकों के संस्कार अनुष्ठान तथा आस्थाओं के संबंध में आंशिक जानकारी प्राप्त होती है। चूँकि मैंने इसे अपने नोट्स में इसलिए नहीं बनाया चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे लगा कि एक बार पढ़ने पे आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया है। मैं डायरेक्ट यहीं से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, बहुत कुछ जानकारियाँ हमें नहीं मिली हैं, जो कि हमने बात की कि ये पूरा पाषाण युग है। जब पूरा पाषाण युग की खासियत ही यही थी कि उसका कोई भी रिटर्न साक्ष्य नहीं था। जो भी छोटी मोटी चीज़ें मिली हैं उससे हमने पता लगाया है कि ये लोग कैसे रहे होंगे, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ बात करेंगे कि निचले पूरा पाषाण युग के लोगों के घरों या निवास स्थान को होमो हेबिलिस के समूह के आकार के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला है। बट ये हमने पिछले भी लेक्चर में देखा था कि मेन मूल रूप से वो कंदमूल खाते थे, थोड़े बहुत मृतक जानवरों का मांस का भी भक्षण करते थे, छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर लेते थे। संभवतः ये माना जाता था कि वो कच्चा मांस खाते थे। ओके, बात आती है होमो इरेक्टस की। अब आप देखिए, आप लोग को याद हो गया होगा कि सबसे पहले होमो हेबिलिस थे, इरेक्टस थे, उसके बाद सेपियन थे, जिनको हम निएंडरथल के बोलते हैं। तो ये ही चार तरह के ये मानव का जो क्रमिक विकास था वो ऐसे ही था। उसके बाद होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो कुछ विशेषता देखने को मिली है। जैसे आग का इस्तेमाल होने लगा था, 35 लोगों का समूह में एक साथ रहना शुरू कर दिए थे। शायद आप लोगों को बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, वो अजान चल रहा है। उसके बाद सामाजिक संबंध और योजनाबद्ध शिकार करने लगे थे। तो एक निश्चित जीवन शैली के बारे में पता चलता है इनका। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब होमो इरेक्टस जो थे वो प्राकृतिक गुफाओं के साथ साथ अंडाकार या वृत्ताकार घरों में रहने लगे थे। पेड़ की शाखाओं, जानवरों को खाल से वो घर बनाते थे। अब इन घरों में जो चूल्हे मिले हैं उनमें ऐसा लगता है कि आग का नियमित रूप से इस्तेमाल होने लगा था। इसका मतलब ये है कि अब वो कच्चे मांस की जगह पे, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए होमो हिबिलिस कच्चा मांस खाते थे, लेकिन अब ये हुआ कि वो अब ये हुआ कि जो होमो इरेक्टस थे वो पके हुए मांस खाने लगे, भूनकर या बर्तनों में पका कर खाते थे। चूल्हे खुले हुए थे, हर रोज़ शिकार किया जाता था। शिकार के लिए केवल पुरुष ही जाते थे, जबकि महिलाएं कंदमूल और अन्य भोजन इकट्ठा करती थी, ठीक है। मानव समूह आमतौर पर अलग अलग रहा करते थे, किंतु किसी खास समय या मौसम के साथ इकट्ठे हो जाते थे और समूह का इधर उधर जाना एक सीमित क्षेत्र के भीतर ही होता था। इसका मतलब है कि अलग अलग भले से रहते हों, लेकिन बहुत सारी कुछ खास चीज़ें होती, जैसे आपने देखा होगा ट्राइब्स के बारे में कि कोई फंक्शन होता है तो वो एक साथ आ जाते हैं, या शिकार करने जाना होता था तो वो ग्रुप में जाते थे, वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं निएंडरथलनेस की अब और होमोसेपियंस। इसमें शिकार का तरीका और जो प्रकार थे, ये इनके बारे में जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि छोटे छोटे जानवरों के साथ साथ बड़े जानवरों का शिकार भी करने लगे थे। जैसे भैंसा, मैमथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये विशालकाय हाथी जैसे होते थे, लेकिन अब नहीं पाए जाते। घोड़ा, जंगली सूअर, हिरण, विभिन्न प्रजातियों के हिरण, मवेशियों को इनका शिकार बड़े पैमाने पर किया जाता था। चूँकि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि होमो सेपियंस का निवास स्थान कोई पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि ये विश्व में हर जगह पे पाए गए हैं। तो यूरोप में मुख्य रूप से रेंडियर के 90% हड्डियाँ यहीं से मिली हैं। चूँकि आपको पता होगा कि रेंडियर एक ऐसा जानवर है जो ठंड के मौसम में ही मतलब पाया जाता है, ऐसी जलवायु में ही पाया जाता है। तो यूरोप में ऑब्वियसली स्वाभाविक है मिलना इसका। शिकार करने में निश्चित रूप से भालों का इस्तेमाल किया जाता होगा। बड़े जानवरों का शिकार कई लोग मिलकर करते हैं और यह काम पुरुष ही किया करते हैं। शिकार किए हुए जानवरों को पूरे समूह में बांट दिया जाता था। मांस को पकाकर या भूनकर खाया जाता था। जानवरों का हर हिस्सा, यहाँ तक कि हड्डी मज्जा भी एक खास तरह के औजार से, देखिए अब, निकाल कर या तोड़कर खाई जाती थी। अब यहाँ बात करेंगे कि पशुओं के अलावा मछली और पानी में रहने वाले अन्य जीव का भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता था।
ग्रेट काकेसस जो काकेसस पर्वत है उनके कुदारो गुफा में सैल्मन मछली की लगभग 26,000 हड्डियाँ मिली हैं और ये माना गया है, इसलिए माना जाता है कि मछलियों का भी भोजन किया जाता था। कछुओं की भी हड्डियाँ मिली हुई हैं। इसका मतलब है कि पानी में रहने वाले जीवों का भी शिकार अब किया जाने लगा था। तो ये इसमें वही दिया है, आप देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वनस्पति भोजन में भी विविधता बढ़ी थी। कंदमूल निकालने के लिए कई तरह के औजार बनाए गए थे। इन्हें रखने के भी अपने तरीके होते थे। आमतौर पर आसपास के परिवेश और वनस्पति की उपलब्धता के अनुसार वहाँ के निवासी अलग अलग प्रकार के कंदमूल खाते थे। भोजन मुख्य रूप से प्रकृति से ही प्राप्त किया जाता था, परंतु इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाता था। कुत्तों के पालने का प्रमाण भी मिला हुआ है और जिसकी मदद से शिकार की जाती थी। अब हम बात करते हैं निएंदरथल की। अब ये जो निएंदरथल थे उनके निवास स्थानों से पता चलता है कि गुफाओं और स्थलों पर लगातार एक दूसरे के बाद समूह रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे मतलब एक के बाद एक समूह वहाँ पर रहने के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है कि ये अब एक जगह पर स्थायी निवास करने लगे थे। किल्ना की गुफाएँ, बेकस्तीन की गुफाएँ जर्मनी में, हार्ट्स की गुफाएँ दक्षिण फ्रांस में, सैनिंदर की गुफाएँ इराक में और तेजिक ताश की गुफाएँ उज़्बेकिस्तान में इनका गुफा स्थल था जहाँ ये रहते थे। वस्तुओं, कलाकृति और हड्डियों की प्राप्ति की दृष्टि से ये गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख आराम से पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास। गुफाओं और पत्थरों के बसेरों में रहने के प्रमाण मिले हैं और सिर्फ यही नहीं कि ये गुफाओं में ही रहे हैं, ये तालाबों, नदियों और घाटों के किनारे की भी रहे हैं, उनका भी प्रमाण मिला हुआ है ताकि आसानी से जानवर शिकार करने के लिए जानवर मिल जाए। झोपड़ियों का जो निर्माण होता था वो परिष्कृत और सुनियोजित ढंग से होने लगा था, जिसमें मुख्य रूप से लकड़ी के ढांचे, खाल का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा मिट्टी, हड्डी, पत्थर आदि के इस्तेमाल के भी प्रमाण मिले हैं। झोपड़ियों के आकार लगभग अलग अलग ढंग के हुए होते थे, अंडाकार, गोल, गुर्दा, मतलब जिस तरह से वो जलवायु के अकॉर्डिंग ही उनके रहने की जो झोपड़ियाँ थी या निवास स्थान थे वैसे ही होते थे। कुछ झोपड़ियाँ अस्थायी तंबू की तरह होती थी और कुछ स्थायी प्रकृति की भी होती थी। और रिहाइशों का निर्माण करने के लिए औजारों से जानवरों से अपने बचाव करने के लिए भी किया जाता था। घर के बाहर और भीतर चूल्हे के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, ये खुले भी हैं और बंद भी, और आग को बचाकर रखने की प्रवृत्ति काफ़ी अनुमान लगता है। जलावन के रूप में लकड़ी, यहाँ तक कि हड्डियों का भी उपयोग किया जाता था, मतलब ये लकड़ी भी जलाते थे और हड्डियाँ भी जलाते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं फ्रेंड्स की समूह का आकार ज़्यादा नहीं बदला था। 30-35 लोग एक साथ रहते थे, सीमित क्षेत्र के भीतर घूम फिर सकते थे। माना जाता है कि यह घूमना फिरना इस छोटे क्षेत्र तक ही सीमित था। लीकी महोदय जो हैं उनके अनुसार उनका आवागमन मुख्य जल स्रोत या घर के चारों दिशाओं में करीब 25-30 किलोमीटर तक ही सीमित था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि छोटे समूह कुछ समय के लिए एक जगह जुटते थे, उनके भी सामान का आदान प्रदान होता था या फिर अपने लिए जीवन संगिनी का चुनाव करते थे। और ये भी बात हमने देखी है कि औजार बनाने के लिए पत्थर भी बाहर से मंगाए गए हैं। इसका मतलब है कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। कुछ प्रमाणों से ये पता चला है कि घायल व्यक्तियों की देखभाल की जाती थी और उनकी सेवा शुश्रूषा भी की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हम अब देखते हैं कि अब दफनाने के भी जो सबूत हैं वो पाए गए हैं। इराक की जागरूस पहाड़ियों में सैनिंदर गुफा में एक कब्रगाह मिली है जो लगभग 60,000 वर्ष पुरानी है, जो संभवतः किसी मुखिया या महत्वपूर्ण व्यक्ति की है। उसे पेड़ की डालियों के बिस्तर पर लिटाया गया है, उसके ऊपर फूल भी रखे गए हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया में लगभग 20 से 50 कब्र का अध्ययन किया गया, जिसमें पता चला कि बच्चे, महिलाएं दफनाए गए हैं, जिसका ये सबूत है कि बच्चों का खास ख्याल रखा जाता था। दफनाने के लिए कब्र बहुत गहरी नहीं खोदी जाती थी, बल्कि उथली खुदाई से ही काम चलाया जाता था। शवगाह में एक पुरुष, स्त्री, बच्चों के अवशेष मिले हैं, संभवतः एक परिवार के सदस्य होंगे। इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कब्रों में लाल रंग का पाउडर भी मिला है। इस प्रकार की कब्रगाहों को देखने से यह लगता है कि इनके साथ कुछ अनुष्ठानिक क्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करेंगे इनका कला और संचार कैसा था पूरा पाषाण में। तो शिकारी संग्रहकर्ता समाजों में कला की कतिपय अभिव्यक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। नक्काशी, चिन्हित करना, हड्डियों की रंगाई, सफाई, पॉलिश या छेद करना, ये सब मध्य पूरा पाषाण युग से शुरू हो चुका है और जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। परंतु इसका जो मेन प्रमाण था वो ऊपरी पूरा पाषाण युग में काफ़ी अधिक प्राप्त हुआ है, जैसे कलाकृतियाँ, मूर्ति, गुफाएं, पत्थरों पर चित्रकारी वगैरह वगैरह। अब देखिए, पत्थर या गुफा काल के कला के रूप में कला के सबसे शानदार या जो नमूने बचे हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दीवारों
या जो अंदर की छतें होती थी गुफा के फर्श पर बनी चित्रकारी अभी भी मौजूद है। इन्हें बनाने के लिए नक्काशी और रंगाई की कला का उपयोग किया जाता था। ज़्यादातर पशुओं के चित्र बनाए जाते थे, जैसे हिरण, मैमथ, मछली, पक्षी आदि। मनुष्यों के चित्र कम बनाए जाते थे। कई चित्रों में एक काल्पनिक पशु बनाया जाता था जिसमें कई जानवरों के अंग लगे हुए। शिकार की दृष्टि में मानव आकृतियों के हाथों में हथियार हैं, वे भी बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्पेन की अल्तमीरा जो गुफाएं हैं वो उनकी चित्रकला सबसे फेमस है। अल्तमीरा का जो अर्थ होता है वो होता है बृहद या भव्य। इसमें विशाल गुफाएं बनी हुई हैं। भीतरी दीवारों पर घोड़े, हिरण, भेड़िए, भालू और सुअर के चित्र बने हुए हैं। इन चित्रकारियों में भूरे, पीले रंग या काले रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये लगभग 34,000 से 12,000 वर्ष पूर्व के बीच है। फ्रांस के लेस कास गुफा में भी इस तरह के चित्र पाए गए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ आकृतियाँ केवल पशुओं के चित्र मात्र नहीं हैं, बल्कि इनकी गति और जीवन है, जैसे बैल, घोड़े, हिरण, बकरी, भैंसा, गाय, यहाँ तक कि शेर के भी चित्र बनाए गए हैं। पशुओं के शरीर में लगे तीर या भाले, एक मृत मनुष्य, कुछ ज्यामितीय आकार के भी चित्र बनाए गए हैं। तो इस तरह की बहुत चीज़ें मिली हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये देखिए इस तरह के चित्र जो मिले हुए हैं। इन सभी गुफा चित्रों के विषय और शैली की समानता देखी जा सकती है। कई चित्रों में आकृतियाँ एक दूसरे में समाहित हैं और सभी आकृतियाँ एक निश्चित दिशा में नहीं बनी हुई हैं। जैसे कि बस अल्तमीरा और लेस कास में काफ़ी व्यवस्थित बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह से बना दी गई हैं। अधिकांश चित्रों में दूसरे जानवरों की अपेक्षा मछली और पक्षियों के चित्र कम मिलते हैं। मनुष्य की आकृतियों में केवल रेखांकन मिलता है। मालूम होता है कि इन चित्रों को बनाने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड, गेरू, यहाँ तक कि कोयला जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें चिपकाने के लिए भी किसी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। किन्हीं छोटी लकड़ी, ब्रश जैसी कोई चीज़ या फिर हाथ से रंग लगाए जाते थे। तो इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि चूँकि चित्र बनाने में ये बहुत महारत हासिल नहीं था, लेकिन फिर भी इनका जो कला था या संस्कृति जो थी वो काफ़ी विकसित हो चुकी थी, ऐसा हम मान सकते हैं। इस गुफा कला के अर्थ और उद्देश्य के बारे में विद्वानों में काफ़ी बहस चली। कुछ लोग इसे शिकार करने के लिए पहले टोना टोटका या अनुष्ठान के रूप में देखने लगे। कुछ लोग इसे कहते थे कि ये सामाजिक समूह के प्रतिनिधित्व है, जिसमें नर पुरुषों और मादा पशु और शिशु पशुओं के बारे में बताया गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जब किसी खुशी के मौके पर या उत्सव के दौरान एक छोटा समूह आपस में मिलता था तो इस तरह खुशी का इजहार करता था, वगैरह वगैरह। अब देखिए, हड्डियों, सींगों या पत्थरों के अलंकृत पदार्थ भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गहने हैं। इन्हें बाँह, कलाई, गले या पैर में पहना जाता था। रंगाई, रेखाकृत नक्काशी, पॉलिश, छेद बनाकर एक खास आकार देकर कलाकृति बनाई जाती थी। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिली हैं। जो ये एक हड्डी है और इस पर ये कलाकृति बनाई गई है। उसके बाद ये लास्ट है आपका, चूँकि हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ 6 सेंटीमीटर या से बड़ा 6 सेंटीमीटर से बड़ा घोड़ा, एक मैमथ जिस पर आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, और हाथी के दांत, हड्डियों, सींगों से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये लगभग 32,000 वर्ष पुरानी है। पायरेनीज की गुफाओं में भैंसे की 2 आकृतियाँ मिली हैं। ये पायरेनीज की ही स्थल की सबसे बात हो रही है। 2 भैंसों की आकृतियाँ मिली हैं जो लगभग 1-1 मीटर लंबी हैं और ये 15,000 वर्ष पुरानी है। इस बात पर लगभग सहमति है कि होमो इरेक्टस या होमो हेबिलिस शाब्दिक संवाद नहीं कर पाते थे। मतलब वो बोलचाल उनको नहीं पता था, वो भाषा नहीं जानते थे। लेकिन निएंडरथल जो थे वो थोड़ा बहुत शब्द बोल सकते थे, लेकिन वो पूरा वाक्य बोलना, लिख पाना ये जानते थे। इसमें थोड़ा सा संशय है कि शायद वो नहीं जानते थे। वे संभवतः प्रतीकों, रेखाओं या सीमित शब्दों से एक दूसरे से संवाद करते होंगे। ऐसा माना जाता है कि ऊपरी पूरा पाषाण युग के दौरान होमो सेपियंस ने बोलने की कला विकसित कर ली थी और वे आधुनिक मानव के समान थे। ऐसा माना जा सकता है कि इसी दौरान संप्रेषण के साधनों का विकास हुआ। इसका मतलब है कि जो ऊपरी पूरा पाषाण है या जो होमो सेपियंस का समय है, वही उसी समय संप्रेषण का विकास हुआ होगा। अब चित्रकला प्रतीकों, अंकनों के अलावा एक समूह के भीतर या दूसरे समूह से संवाद स्थापित करने के लिए वाक शक्ति का भी उपयोग होने लगा था। मतलब बोलचाल की भाषा का भी उपयोग होने लगा था। तो फ्रेंड्स, ये अब यहीं तक, ये पहला चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हो गया। आई होप थोड़ा बड़ा हुआ है, चूँकि ये 4 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के। चूँकि चैप्टर ही आप देखिए 31 पेज अगर कहेंगे तो अराउंड
25-30 पेज का है एक चैप्टर, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कैसा लगता है, कैसा मतलब आप लोगों को कैसा लगा। कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह करने की बात है, कोई सुझाव है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।